दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र या हृदय तंत्र या संवहनीय तंत्र, इस पर योग की कौन कौन सी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्यतः सर्कुलेटरी सिस्टम बोलें उसको या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलें उसको या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलें उसको या कार्डियो सिस्टम बोलें उसको या वास्कुलर सिस्टम बोलें उसको या ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, संवहनी तंत्र, हृदय तंत्र आदि अनेक नाम से इसको जाना जाता है। सामान्यतः कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग होते हैं अगर बहुत ही डीप डेप्थ में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। लेकिन हम जनरली बात करें तो क्योंकि योग की क्रियाओं का इन पर कॉमन ही प्रभाव पड़ता है, तो इस दृष्टि से हम इस तंत्र को, इन दोनों तंत्रों को साथ ही जानेंगे। हालांकि both are not the same but closely related and work together। दोनों जो सिस्टम है, मतलब एक तो नहीं है लेकिन बहुत ही क्लोज रूप में कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक है जब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर योगिक जो क्रियाएं हैं उनका भी लगभग समान ही प्रभाव होगा। तो आज इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या हार्ट सिस्टम बोले उसको, हृदय तंत्र बोले उसको, क्योंकि इन सब के सेंटर में हमारा हृदय ही होता है। इसका केंद्र बिंदु जो है वो हृदय है। तो ब्लड जो सप्लाई हो रहा है वो हृदय की वजह से ही हो रहा है, और हृदय है तो शरीर का संचालन हो पा रहा है। अगर हृदय नहीं रहेगा तो शरीर का भी कोई औचित्य नहीं है। देखा होगा आपने कि लगभग 1 मिनट के अंदर हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। हार्ट बीट है 1 मिनट के अंदर 72 बार होती है, एक हेल्दी पर्सन की, एक स्वस्थ व्यक्ति की। हालांकि बच्चों में हार्ट बीट अलग होती है और युवावस्था में मैंने बताया लगभग 72 के आसपास होती है, और वृद्धावस्था में हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो सकती है। रोग के अनुसार, आपके कार्य के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार हार्ट बीट अलग अलग हो सकती है। जब आप विश्राम करते हैं तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल मिलती है। मैंने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, पूर्ण विश्राम अवस्था में है, तो लगभग 72 बार आपका दिल धड़कता है 1 मिनट के अंदर। आपका हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी का अंग है, पार्ट है, और ये हमारे मतलब शरीर के मध्य में भी है, बीच का हिस्सा है, लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा गाने भी बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉन्ग भी बने हैं, क्योंकि हृदय महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारा दिल महत्वपूर्ण पार्ट है ना। कई बार कहते हैं मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, है ना। वो हृदय दिल नहीं टूटता है, हमारा हाइपोथैलेमस है वो टूटता है, यानी उस पर इमोशंस का, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत का, घृणा का आदि का प्रभाव पड़ता है। तो हृदय धड़कता रहता है, अपना कार्य सुचारू रूप से करता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है, कभी भी रिलैक्स नहीं करता है। शरीर की कुछ गतिविधियां हैं जो विश्राम करती हैं, आराम करती हैं, रिलैक्स करती हैं, लेकिन हृदय निरंतर अपना कार्य करता रहता है। और ऐसा बताते हैं कि हृदय में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता होती है, भगवान ने ऐसा हृदय बना के भेजा है कि वो 400 वर्ष तक बिना रुके, बिना थके अपना कार्य कर सकता है, यानी निरंतर धड़क सकता है। और हृदय की धड़कन रुकने का मतलब है व्यक्ति का जीवन रुकना, व्यक्ति की मृत्यु होना। ठीक है, जैसे आपका हृदय पंपिंग करता है, एक पंप का कार्य करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को अपने अपनी जगह पर भेजता है, ब्लड को फिल्टर करने के लिए लंग्स की तरफ भी भेजता है। तो जो हार्ट है वो निरंतर गतिशील है, निरंतर प्रगतिशील है। और हृदय रुकने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि शरीर का रुक जाना, आपके शरीर की गतिविधियां उनका रुक जाना, आपकी डेथ हो जाना। तो हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए और सुचारू रूप से अपना कार्य करता रहे,
इसके लिए योग की क्रियाएं बहुत ही उपयोगी हैं। आपने आजकल सुना होगा कि बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर लो है ना, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, हार्ट फेल हो गया। ये तमाम तरह की जो डिजीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो देखिए, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियो का मतलब हृदय ही होता है और वास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होता है ना। तो कार्डियो यानी आपका हृदय और ब्लड वेसल्स कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि आपके सेंटर में आपका हृदय है। तो देखिए, मैं पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ हृदय के बारे में और इससे जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं या इसमें जो भूमिका निभाते हैं इस पूरे सिस्टम में, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर योगी क्रियाओं के इफेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका जो हार्ट होता है, आपका जो दिल होता है, वो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, 4 आलिंद होते हैं, है ना। तो उसमें एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय होता है, ठीक है। फिर ब्लड सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा इसमें आता है और ब्लड फिर एक सिस्टम के द्वारा और उसको हार्ट की तरफ भेज देता है। तो हार्ट की जो एल्वलाई होती है वहां से एक्शन रिएक्शन होकर वहां पर जो ऑक्सीजन विहीन ब्लड होता है ना, उसको तो प्यूरिफाई करते हैं क्या, हमारे फेफड़ों के एल्वलाई जो होते हैं वो, और वहां से ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलके आ जाती है और फिर हार्ट की तरफ आते ही हार्ट उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। एक पूरी चेन बनी रहती है ना। ये एक पूरा चेन सिस्टम है जो मिलकर कार्य करता है। तो एक परिवार की तरह कार्य करता है। जैसे एक परिवार होता है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका सबका अलग अलग कार्य होता है ना। घर में महिला होती है, उसका खाना बनाने का होता है, किसी का झाड़ू निकालने का होता है, किसी का पोछा लगाने का होता है, किसी का बाहर की जिम्मेदारी संभालने का होता है। तो एक पूरा परिवार मिलकर कार्य करता है। इसी तरह से हृदय जो तंत्र है वो उसका पूरा जो सिस्टम मिलकर कार्य करता है। तो देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह की हम कह सकते हैं उनको नाड़ियां कह सकते हैं, नाव्स कह सकते हैं। सामान्यतः नस कहा जाता है। एक वेन्स होती हैं, एक आर्टरी होती है, ठीक है। एक वेन्स होती है, एक आर्टरी होती है, यानी एक धमनियां होती है, एक शिराएं होती है। एक वो होती हैं जो हृदय से ब्लड पूरे शरीर में लेके जाती हैं, एक वो होती हैं जो संपूर्ण शरीर से हृदय की तरफ ब्लड को लेके आती हैं। तो देखिए, जो हृदय की तरफ ब्लड लेके आती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं, ठीक है। वेन्स कहते हैं, जैसे जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, ग्लूकोज चढ़ाता है तो वेन्स के अंदर ही लगाता है, क्योंकि वो सारा कार्य हृदय की तरफ आना है। और वेन्स आपकी जो कहते हैं ना मोटी मोटी नस होती हैं, दिखाई देती हैं, है ना। कई बार जो मोटी नसें होती हैं, देखो ये दिख रही है आपको, जो ये मोटी नसीज है ना, अलग से दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन सी, ये क्या है, आपकी वेन्स है। ये वैन है एक किस्म से, वेन्स सिराएं हैं जो ब्लड को आपके हृदय की तरफ लेके आती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन विहीन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, वो ऑक्सीजन अपना कार्य कर चुकी होती है। और जब फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद हृदय शरीर में ब्लड को भेजता है तो वो कार्य करती हैं आर्टरीज, जिन्हें धमनियां कहती हैं, धमनियां कहते हैं। तो धमनियां जो होती हैं वो गहराई में होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये 2 ब्लड ट्रेवलिंग पाथ थे, एक हृदय की तरफ लेके आती हैं, वेन्स हैं जिन्हें शिराएं कहते हैं, एक आर्टरीज हैं जिन्हें धमनियां कहते हैं, जो ब्लड को पूरे शरीर में, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में लेके जाती है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है, जिसमें आपकी आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स, है ना, कैपिलरीज, ये सब मिलकर लंग्स, है ना, लंग्स में एल्वोलाई, ये सारे मिलकर अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं एक नियमित तौर पर, ठीक है।
तो ये सामान्य जानकारी हमने जानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो आपके हृदय तंत्र के लिए यानी हार्ट के लिए और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके लिए बहुत ही अच्छा है या अच्छी होती है। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, ये हार्ट का मामला है, दिल का मामला है, जरा संभल कर चले, अन्यथा कोई चोट लग जाएगी या कहीं धोखा खा जाएंगे। तो दिल बड़ी नाजुक चीज भी है। आपका दिल जो है आपके लेफ्ट साइड में होता है ना, आपके लेफ्ट साइड में होता है, उसमें रिब्स के नीचे होता है, आपके जो सतन होते हैं बिल्कुल इसके नीचे होता है ना। रिब्स इसका प्रोटेक्ट करती हैं। लंग्स के पास ही ये होता है हृदय, लंग्स के नीचे ही होता है, लेफ्ट साइड में। ये जो हृदय होता है लेफ्ट साइड में मिलता है ना। लाखों करोड़ों में कोई एक आध होगा जिसका हृदय राइट साइड में मिलता हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो राइट में होता है, अन्यथा लेफ्ट साइड में ही हृदय मिलता है कॉमनली सभी इंसानों में, ठीक है। तो जो हृदय है उसके ऊपर योग की कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रभाव डालती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी योग की क्रियाएं आप करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, षटक्रम, उससे पहले एक बार आप योग विशेषज्ञ से, योग स्पेशलिस्ट से, योग थेरेपिस्ट से, योग चिकित्सक से या योगाचार्य से या योग के अनुभवी व्यक्ति से एक बार परामर्श अवश्य कर लें। उसी के बाद उन क्रियाओं को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, उन क्रियाओं का अभ्यास आपको करना चाहिए, अन्यथा कई बार लाभ की जगह कोई हानि हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। जो भी मैं क्रियाएं बताऊं वो डायरेक्ट देखा देखी ना करें, है ना। कहा जाता है ना, देखा देखी करे जोग, छिज्जे काया बाढ़े रोग। अगर हम देखा देखी योग करते हैं तो आपकी काया क्षीण होने लग जाती है और आपके शरीर में रोग बढ़ने लग जाते हैं। तो कभी भी योग देखा देखी करके ना करें। अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी प्रकृति, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो हमारा हृदय के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी है। तो उसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं योगासन। तो योगासन में हम जानते हैं कि जो स्टैंडिंग पोस्चर्स है ना, कौन से मतलब स्टैंडिंग जो आसन है उन आसनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा ताड़ासन जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। ताड़ासन कॉमन आसन है, मैं काफी वीडियो में बता भी चुका हूं, है ना। स्टैंडिंग पोजीशन है, खड़े होकर ऐसे ऊपर उठाना होता है, ऊपर खींचना होता है शरीर को, एडी उठा लेते हैं, पंजे मिले रहते हैं, है ना। तो इसमें पूरे शरीर के ऊपर तनाव आता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, खुलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वृक्षासन, तो वृक्षासन भी एक पैर को, है ना, अपोजिट जांघ के ऊपर रखते हैं, तो वो भी एक अच्छा अभ्यास माना गया है आपके हार्ट के लिए, आपके बैलेंस के लिए, है ना। तो उससे ही पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूं अर्ध चक्रासन, है ना, पीछे हाथ रख के हिप्स के पास और पीछे झुका जाता है, तो उससे भी लंग्स जो है, आपकी छाती एक्सटेंड होती है, आपकी छाती का प्रसार होता है, फैलती है, और आपके हार्ट के लिए भी ये अच्छा माना गया है अर्ध चक्रासन। अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करूं तो उसमें आपका पादहस्तासन, पादहस्तासन बहुत ही अच्छा माना गया है हार्ट के लिए और आपके संपूर्ण शरीर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा माना गया है। एक आसन होता है शीर्ष पाद अनुष्ठांग आसन, यानी एक पैर आगे पीछे करके और हाथों को पीछे पकड़ लेते हैं ऐसे, और अपने सिर को पैर के अंगूठे के पास रखते हैं ना, उसे शीर्ष पाद अनुष्ठांग आसन कहा जाता है। तो दोनों साइड से वो होता है, तो वो भी आसन बहुत ही अच्छा माना गया है आपके हृदय के लिए और आपके पूरा जो हृदय तंत्र है इसके लिए। इससे आगे मैं बात करूं स्टिंग पोजीशन की, स्टिंग पोस्चर्स की,
तो सिटिंग पोस्चर्स में आपका पद्मासन बहुत ही अच्छा है, आपका सिद्धासन भी अच्छा माना गया है, आपका शशकासन बहुत अच्छा आसन है, इससे हृदय को रिलैक्स मिलता है, आपका बीपी नॉर्मल होता है ना, आपका मन शांत होता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं उष्ट्रासन की, तो उष्ट्रासन भी आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आर्टरी और वेन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिटिंग पोजीशन में योग मुद्रा भी बहुत ही अच्छी मानी गई है। पद्मासन लगा के आगे आप चिन या माथा टिकाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मत्स्यासन की, तो पद्मासन लगा के आप पीछे लेटकर गर्दन को पीछे माथे को लगाने की कोशिश करते हैं, अंगूठे पकड़ लेते हैं, तो मत्स्यासन भी आपके हृदय के लिए, हृदय तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त ये सिटिंग पोजीशन मैंने बताई। वज्रासन भी अच्छा है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाना खाने के बाद उसको हमें करना ही चाहिए, तो उससे भी अच्छा आपका हृदय तंत्र रहता है। तो ये हमने बात की सिटिंग पोजीशंस की, सिटिंग आसनाज की। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त, वैसे मैं बात करूँ तो 2-3 आसन और भी हैं जो सिटिंग पोजीशन में होते हैं, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, ये भी अच्छे माने गए हैं, काफी हेल्पफुल आसनाज है फॉर हार्ट के लिए। इसके बाद मैं बात करूं कमर के बल लेटकर किए जाने वाले जो आसन है, यानी आपकी सुपाइन लेइंग पोजीशन है या सीधे लेटकर जो आसन करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सीधे लेटकर उत्तान पादासन अच्छा माना गया है। बहुत अच्छा आसन है। आपने देखा होगा थोड़े से जब आप पैर उठाते हैं, श्वास भरकर श्वास को आप रोकते हैं, तो आपका चेहरा लाल हो जाता है और आपके लंग्स के ऊपर पूरा दबाव पड़ता है। तो ये उत्तान पादासन है, बहुत ही अच्छा है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, यानी कहते हैं ना एडी से चोटी तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से सर्कुलेट होने लग जाता है। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले बता चुका हूं, एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद ही आप इन आसनों का अभ्यास करें, इन क्रियाओं का अभ्यास करें। तो अगर जिनका बीपी हाई है, लो है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई सिजेरियन है, तो वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप ये सलाह लेते रहें। अब इसके अतिरिक्त आप एक एक पैर को उठाकर भी इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे उत्तान पादासन की मैं बात करूं तो एक पैर को उठाकर आप कर सकते हैं, दोनों पैरों की बजाय, है ना, एक एक पैर को उठाकर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अर्धहलासन, अर्धहलासन भी अच्छा आसन है, यानी आपकी कमर टिकी रहती है, पैर उठा दिए जाते हैं उसमें। अर्धहलासन के बाद मैं बात करूं सर्वांग आसन। सर्वांग का मतलब होता क्या है, सभी अंगों का जिसमें व्यायाम हो जाता हो। तो सर्वांग आसन से क्या होता है कि पूरे पैर ऊपर रहते हैं 90 डिग्री के ऊपर, आपकी गर्दन और कंधे जमीन पे रहते हैं, और पूरा जो ब्लड होता है वो पूरा हृदय की तरफ आता है, और हृदय की तरफ आता है यानी जल्दी फिल्टर होने के लिए आता है, जल्दी शुद्ध होने के लिए आता है, और हृदय भी उसको ब्लड को तुरंत लंग्स के पास भेजकर फिल्टर करवाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो शुद्ध होता है, तो जब हम नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो उससे पूरा शरीर को आराम मिलता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में हो जाता है। तो सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा माना गया है, सभी अंगों के साथ साथ पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए या हृदय तंत्र के लिए या हृदय संस्थान के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। सर्वांग आसन के बाद आपका हलासन भी बहुत ही अच्छा माना गया है। इसी में जब पीछे हम पैर टिका देते हैं तो वो भी आपके रक्त परिसंचरण के लिए, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ये आसन है जो आपके कमर के बल या पीठ के बल लेटकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो आसन है, यानी आप चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, है ना, जो इजीली कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास आपके पूरे छाती को एक्सटेंड करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतुबंद आसन का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें पैरों को थोड़ा फोल्ड करके और ऊपर उठाया जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसी प्रकार पवन मुक्तासन 1/1 लेग से कर सकते हैं, फिर दोनों पैरों को मिला के कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन की, अपने पैर के अंगूठे को लेटकर जब हम नासिका से स्पर्श करते हैं, ऐसे पहले एक एक पैर से करें, फिर आप
3 बार एक पैर से, 3 बार एक पैर से, फिर दोनों पैरों को साथ मिलाकर उसको करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लेट कर करते हैं, दोनों पैरों को मिलाकर ऐसे नासिका से स्पर्श कराना है, तो पाद अंगुश स्पर्शासन इसको कहा जाता है। तो ये भी आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। एक हृदय के लिए ही स्पेशल एक आसन है जिसे हृदय स्तंभ आसन कहा जाता है। यानी आप जब लेटे होते हैं तो श्वास भर के पीछे से थोड़ा सा हाथों को और कंधे को उठाते हैं और आगे की तरफ से पैरों को उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाथों को उठाते हैं और थोड़ी गर्दन को उठाते हैं, कंधे को उठाते हैं और पीछे से पैरों को उठाते हैं, ठीक है। तो शरीर का जो ब्लड है वो हृदय की तरफ आ जाता है, ठीक है, हृदय पे पूरा दबाव पड़ता है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है, हृदय स्तंभ आसन। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि हृदय स्तंभ आसन कैसे होता है और कैसे हमारे हार्ट सिस्टम के लिए, ब्लड वस्कुलरिटी सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए उपयोगी होता है, अच्छा होता है। तो ये मैंने बात की सीधे लेटकर कमर के बल या पीठ के बल या स्पाइन लेइंग पोजीशन आसन जो उपयोगी हैं उनकी हमने चर्चा की। अब हम जान लेते हैं पेट के बल यानी एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन। पेट के बल लेटकर कौन से आसन अच्छे उपयोगी हैं हमारे हृदय संस्थान के लिए, हमारे हृदय तंत्र के लिए, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। तो इसके लिए मैं बात करूं तो आपका भुजंग आसन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तिर्यक भुजंग आसन बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त धनुरासन बहुत अच्छा है, जो एडवांस कर सकते हैं, पूर्ण धनुरासन का अभ्यास भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। इसके अतिरिक्त आपका शल्व आसन बहुत अच्छा है। तो ये कुछ आसन मैंने आपको बताए जो आप पेट के बल लेटकर कर सकते हैं, एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन में, छाती के बल लेटकर बोल दें इनको। तो ये आसन आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। इसके बाद जब आप पेट के बल लेटे रहते हैं तो मकरासन में आप विश्राम कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। आप बालासन में या पशु विश्राम आसन में विश्राम कर लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाए। अगर आप सीधे लेटे हैं तो आप शवासन में बैठकर लेटकर जरूर आसन करें, वो भी शवासन भी आपके हृदय संस्थान के लिए, आपके शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो जब आप सीधे लेटकर आसनों का अभ्यास करते हैं तो शवासन का अभ्यास करके जरूर आप विश्राम करें। शवासन भी आपके हृदय तंत्र के लिए अच्छा, आपके हृदय को रिलैक्स करता है, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को नॉर्मल करता है। इसी प्रकार जब आप पेट के बल लेटकर आसन करते हैं तब आपको मकरासन का अभ्यास करना है या फिर बालासन का अभ्यास करना है, तो ये भी ध्यान रखें। और जब आप बैठकर आसनों का अभ्यास करते हैं तब आप शशकासन का अभ्यास कर सकते हैं या सशंक आसन का अभ्यास कर सकते हैं, तो वो भी आपके हृदय के लिए, हृदय तंत्र के लिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आसनों के बाद बैलेंसिंग पोस्चर की, अगर मैं बात करूं यानी संतुलनात्मक आसन है, तो उसके लिए बकासन होता है आपका, जो दोनों हाथों पे होता है। पद्म बकासन होता है, पद्मासन लगा के वो बकासन लगाते हैं। और इसके अलावा आपका इसके अतिरिक्त मयूरासन भी ठीक है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फैल जाता है एडी से चोटी तक, वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है। नटराज आसन बहुत अच्छा माना गया है, शीर्षासन भी बहुत अच्छा माना गया है। तो ये कुछ बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं जो आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छे हैं और उपयोगी हैं। अब मैं बात करूं आसन के बाद प्राणायाम की, तो देखिए प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम के अंदर भस्त्रिका जो प्राणायाम होता है बहुत ही अच्छा होता है। श्वास को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, तो उसकी कई कैटेगरी होती है ना। एक तो बिल्कुल स्लो मोशन में होता है, ऐसे लगभग 5-7 सेकंड में श्वास को लिया, 5 से 7 सेकंड में श्वास को छोड़ा। एक होता है लगभग 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को लिया, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ा, ऐसे। एक होता है स्पीडली। तो तीनों ही स्थितियां हैं, ये अच्छी मानी गई है हमारे हृदय तंत्र के लिए, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। तो अपनी सामर्थ्य, शक्ति, रोग के अनुसार, है ना, कितने आप स्वस्थ हैं, उसके आधार पर इन क्रियाओं का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं भस्त्रिका के बाद भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे। इन सब के वैसे हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे होते हैं, कौन को किसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या इनके बेनिफिट होते हैं।
वो पूरा प्रैक्टिकली हमने समझा रखा है, सभी आसनों को, सभी प्राणायाम को। तो देखिए जो ये भ्रामरी प्राणायाम है बहुत ही अच्छा है, इसमें भंवरे की तरह गुंजन होता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और आपकी आंखों के लिए, आपकी कानों के लिए, है ना, आपके पूरे शरीर के लिए, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए अच्छा है, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। तो स्वाभाविक है, जब आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम ठीक है, तो नेचुरल है आपका मेडुला ओब्लांगटा ठीक है, क्योंकि मेडुला ओब्लांगटा आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ना, तो उसके लिए अच्छा है। जब आपका भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो मेडुला ओब्लांगटा ठीक रहेगा। मेडुला ओब्लांगटा आपके हार्ट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका मन भी शांत रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। नाड़ी शोधन होता है, बिल्कुल इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं और होल्ड भी करते हैं इसमें, ठीक है। इनहेल, रेचक, पूरक और कुंभक तीनों क्रियाएं होती हैं, ये भी मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है, रेचक, पूरक, कुंभक क्या होता है। और अनुलोम विलोम होता है, वो इनहेल और एक्सहेल होता है, श्वास को एक नासिका से लेते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, जिससे छोड़ा उसी से वापस लेते हैं, फिर दूसरे छोड़ते हैं। तो स्वाभाविक है अल्टरनेट नोस्ट्रिल जो ब्रीदिंग है, यानी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहें या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहें, इसके करने से आपका जो ब्रेन है वो शांत रहता है। और अभी हमने चर्चा की थी कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगटा, और मेडुला ओब्लांगटा जो होता है आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ओब्लांगटा ठीक से कार्य करे, इसके लिए अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन प्राणायाम की भूमिका होती है। इससे आपका चित्त या मन भी शांत होता है, मन एकाग्र होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये प्राणायाम भी बहुत ही उपयोगी है आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके वस्कुलर सिस्टम के लिए, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, या कार्डियोवस्कुलर सिस्टम के लिए। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा है, इससे जिनका बीपी ज़्यादा लो रहता है तो उसको बैलेंस में लाने का कार्य करता है। पेट में जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको भी वो मारता है, और जो वात रोगी है उनके लिए भी अच्छा माना गया है। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल कर देते हैं, इसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इसी प्रकार सूर्यभेदी के बाद चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी ठंडा प्राणायाम है, तो जिनका बीपी हाई होता है उनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये प्राणायाम भी हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हैं ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल कर देते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के बाद अगर मैं बात करूं शीतली और शीतकारी, ठीक है, दोनों ऐसे होते हैं, इनके भी अलग से वीडियो बना रखे हैं, बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम दोनों हमारे तन और मन को शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं, और हमारे बीपी जो हाई होता है, या उच्च रक्तचाप होता है, या हाइपरटेंशन जिनको होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो उनको हृदय की गतिविधियों को संतुलन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। तो दोनों प्राणायाम ही बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राणायाम की, तो मूर्छा प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, और उससे पहले मैं बता चुका हूं मेडुला ओब्लांगटा के लिए अच्छा है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। इसके बाद आपका जो प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, ये भी हमारे हृदय के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे गले के लिए, है ना, बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है। गले को सिकोड़ के हम श्वास लेते हैं और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से हम छोड़ देते हैं। तो इसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ प्राणायाम थे जो आपके हृदय तंत्र के लिए, आपके संवहनी तंत्र के लिए, आपके वस्कुलर सिस्टम के लिए, आपके कार्डियोवस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। ये सभी प्राणायाम किसी के सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासकर प्रारंभ में जो बिगिनर्स है उनके लिए। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो प्राणायाम के बाद हम मुद्रा और बंध की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मुद्राओं की चर्चा करते हैं। तो मुद्राओं में आदि मुद्रा होती है ना, ऐसे शक्ति मुद्रा, आदि मुद्रा बहुत ही अच्छी है, शक्ति संग्रहित होती है, आपके हार्ट इससे पावरफुल बनता है। और एक बहुत अच्छी बात है, हृदय मुद्रा भी होती है ना। तो आपको हृदय की कोई प्रॉब्लम है, या आप हृदय को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो ठीक से कार्य करता रहे और लंबे समय तक कार्य करता रहे, है ना, क्योंकि हृदय आपका मजबूत होता है तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। कहते हैं ना कई बार, इस बच्चे का तो हृदय कमजोर है, तो हृदय कमजोर का मतलब फिर उसका आत्मविश्वास भी कमजोर मिलेगा ना। कईयों के हृदय में छिद्र भी होता है
हृदय की पंपिंग ठीक से नहीं होती है, तो इन सब के लिए जो आदि मुद्रा है ये अच्छी है। साथ में आपकी हृदय जो मुद्रा होती है ये ऐसे होती है, आपकी जो पहली उंगली वो फ्री होती है, लास्ट वाली उंगली जो फ्री होती है ये ऐसे होती है ना, सॉरी, पहली उंगली को ऐसे लगा लेते हैं और बाकी 2 उंगलियों को ऐसे, ठीक है। ये आपकी हृदय मुद्रा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी होती है हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए। एक प्राण मुद्रा होती है, प्राण मुद्रा ऐसे होती है अंतिम 2 उंगलियों से, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी गई है। ऐसे ब्रह्म मुद्रा होती है, वीतराग मुद्रा होती है ऐसे, है ना, जिसमें भगवान महावीर बैठते थे अक्सर। इसी प्रकार पाशिनी मुद्रा होती है, जैसे एक पाशा होता है उसमें ना, शशंक आसन की तरह ही होती है वो भी। और मैं बात करूं विपरीत करनी मुद्रा होती है ना, विपरीत करनी, जैसे सर्वांगासन हमने किया था ना, इसी तरह से विपरीत करनी मुद्रा होती है। बहुत अच्छी मुद्रा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। और भुजंगिनी मुद्रा होती है, ये भी बहुत ही अच्छी है। काकी मुद्रा होती है, काकी मुद्रा, ये भी आपके हृदय को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है। तो इसका वर्णन भी, काकी और भुजंगिनी दोनों मुद्राओं का वर्णन भी आपके गहरण संहिता में महर्षि गहरण विस्तार से करते हैं। महावेद मुद्रा होती है ना, श्वास भर के और ऐसे हिप्स को पटका जाता है, पटक पटक, तो इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है ना, बिल्कुल एक एक नाड़ी में, एक एक नाड़ के अंदर प्राण संचार हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। महावेद मुद्रा, महामुद्रा होती है, ये भी बहुत अच्छी मानी गई है। और कुछ मुद्राएं और भी हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन मुद्राओं की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमने मुद्राओं की चर्चा की। इसके बाद बंध, जो बंद होते हैं, इसका मतलब बांधना होता है, तो शरीर उनसे बंध जाता है और हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं बंद में अगर बात करूं तो आपका मूल बंद भी अच्छा है, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। आपका उड़ियान बंद अच्छा है, तो पेट को अंदर खींचा जाता है श्वास छोड़ के। और आपका चालंद्र बंद होता है, ठोड़ी को कंठकूप में लगाया जाता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है आपके हार्ट के लिए। और जब तीनों बंद एक साथ लगा देते हैं तो उसे महाबंद कहते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। ये हमने मुद्रा और बंद की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं ध्यान की। तो देखिए, श्वासों पर अगर आप ध्यान करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग मेडिटेशन, आते जाते श्वासों पर अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। यानी आपका हाइपोटेंशन हो या हाइपरटेंशन हो, उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप हो, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ध्यान में आप सोहम ध्यान भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण करके भी ध्यान कर सकते हैं, है ना, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं, विपස්සना ध्यान भी कर सकते हैं, जिसकी आनापान क्रिया होती है वो कर सकते हैं, है ना। श्वासों पर मैंने ध्यान जैसे बताया वो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं योग निद्रा, तो योग निद्रा भी बहुत ही अच्छी, आपके तन और मन को शांत कर देती है, आपके रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार लेकर आती है। तो योग निद्रा लेटकर होती है। जो बड़ी एज के व्यक्ति हैं, जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते या जो आसन हमने बताए उनका अभ्यास नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है योग निद्रा का। तो योग निद्रा सीधा लेटकर होती है ना, तो उसका अभ्यास बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मंत्र उच्चारण की, है ना, चांटिंग्स की बात करूं, हेम्स की बात करूं, तो मंत्र उच्चारण भी आपके हृदय के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, है ना, कोई योग प्रार्थना का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रार्थना या मंत्र या भजन या गीत या संगीत, ये सभी आपके हृदय के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मंत्र का भी साइंटिफिकली होते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उनके उच्चारण से कहीं पर आपके हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं आपके लीवर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं आपकी किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं आपकी नाभि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं आपके गले के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो मंत्र के अलग अलग जो होते हैं या श्लोक जो होते हैं संस्कृत के, उनका अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये पूरी साइंटिफिक प्रूव है। जैसे राम बोलते हैं तो राम राम, आप बोलेंगे रम रम रम,
तो रम बोलते आपका कपालभाति हो रहा है। आप हम बोलेंगे, उससे आपका कपालभाति हो रहा है, आपके हृदय के लिए हृदय के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। तो आप मधुर बोलेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, अच्छी संस्कृत के श्लोक अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली उनका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा और आपका हृदय स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्यूप्रेशर की, तो देखिए एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छी चिकित्सा है, स्ट्रेंथ थेरेपी है, ठीक है। एक्यूप्रेशर आपके हृदय तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उससे भी मकसद वही है कि एनर्जी आपके शरीर में ठीक से कार्य करे, जो ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, है ना। अलग अलग होते हैं, कहीं हार्ट का होता है, कहीं लीवर का है, कहीं किडनी का है। आपके हाथों में और आपके पैरों में अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो कुछ लोग एक्यूप्रेशर हार्ट का यहाँ पर बताते हैं, कुछ लोग यहाँ से बताते हैं ना, कुछ लोग यहाँ से बताते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से बताते हैं। तो अलग अलग हाथों में, अलग अलग पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि हाँ एग्जैक्ट पॉइंट है। तो सामान्यतः कहता है ना, एक ताली 100 रोगों की दवा निकाली। हमें ताली बजानी चाहिए ना, किसी को ताली बजाएं, गाली ना दें। तो ताली देखा होगा आपने, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत ही पावरफुल वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है कि एक ताली 100 रोगों की दवा निकाली। ताली बजाने से 100 प्रकार के रोग दूर होते हैं, 100 से भी ज्यादा प्रकार के रोग दूर होते हैं। और ताली जो होती है वो आपकी चाबी होती है ना, चाबी, ताली यानी चाबी की। तो ये आपके हाथ है, आपकी बॉडी की है, जो संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ताली बजाने का जो पूरा तरीका है मैंने अलग से वीडियो में बताया हुआ है। जो किन्नर होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, वो उनको कभी भी हृदय रोग नहीं मिलता है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं मिलती है। कभी भी कोई किन्नर की मृत्यु हृदय से नहीं, हार्ट अटैक से नहीं होती है, हार्ट फेल से नहीं होती है, बीपी हाई लो उनका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ताली बजाते रहते हैं और मस्त रहते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। तो ताली आप बजाएंगे तो आपका पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से कार्य करने लग जाता है, आपका हृदय तंत्र पूरा ठीक हो जाता है। तो थोड़ी देर आप ताली बजाएंगे, वो तरीका मैंने अलग से वीडियो में दिया हुआ है। तो ताली बजाने से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड है पूरा ठीक से फ्लो करने लग जाता है। और ताली बजाते समय आपको देखना 5 मिनट 10 मिनट ताली बजाएंगे तो डेफिनेटली आपको पसीने भी आने शुरू हो सकते हैं, है ना। आपका इसमें हार्ट भी काम कर रहा है, आपका इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है और इसमें आपका पूरी जो नाड़ी तंत्र है वो कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में भी हृदय के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तो एक वृक्ष होता है अर्जुन वृक्ष। तो अर्जुन जो वृक्ष है, अर्जुन जो ट्री है, अर्जुन का जो पेड़ है, उसकी जो छाल होती है वो उसको अलग अलग तरह से चूर्ण बनाकर उसका ना काढ़ा बनाकर प्रयोग करते हैं। तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है या बीपी लो है, हार्ट की ब्लॉकेज है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अर्जुन की छाल का अगर आप रस पीते हैं, है ना, या उसका कई तरह से प्रयोग होता है, वो सारे मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन अर्जुन की छाल के प्रयोग आपके हृदय के लिए, आपका हृदय जो पूरा सिस्टम है, तंत्र है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे हृदयामृत वटी आती है, वो भी आपके लिए अच्छी होती है। ऐसे ही एक लिक्विड आती है ना, पीने की आती है, जिसमें आपका अर्जुन छाल और कुछ औषधियाँ होती है, तो वो भी अच्छी होती है ना। एक गोली वटी, हृदयामृत वटी गोली टाइप में होगी, अर्जुन छाल एक वृक्ष की छाल होगी, और एक लिक्विड आती है पीने की ही, ये शायद पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट में मिलती है, तो वो भी अच्छा होता है। इसके बाद अगर नेचुरोपैथी की बात करूं, क्योंकि ये सारी को ट्रीटमेंट भी है, तो नेचुरोपैथी में आपका कटी स्नान बहुत ही अच्छा है। साथ में आपका भाप स्नान बहुत अच्छा है। भाप स्नान भी पूरे नर्वस सिस्टम को और पूरी नस नाड़ियों को खोल देता है ना। हृदय सर्दियों में हृदय जो हार्ट अटैक है या ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ब्लड जाम सा हो जाता है। तो आपका जो स्टीम है, आपकी जो भाप है, बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसी तरह आपका अगर बीपी हाई या लो होता है तो उसके लिए तुरंत अगर आपको इलाज करना है तो नेचुरोपैथी में हॉट या कोल्ड फुट बाथ होता है ना, बल्कि हॉट ज़्यादा उपयोगी माना गया है इसमें। तो हॉट फुट बाथ, पैरों का स्नान, टब के अंदर पैर रखे जाते हैं, हमने वीडियो बना रखा है, और हाथ भी रखे जाते हैं।
तो उससे भी आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत इलाज है, लेकिन वो मैंने बताया ना, आपकी प्रकृति को देखकर, आपकी प्रॉब्लम्स को देख के वो इलाज किए जाते हैं। तो मैंने ये कुछ चर्चा आपको की कि कौन सी योगिक क्रियाएं आपके हृदय के लिए या पूरे हृदय संस्थान के लिए या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए उपयोगी है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना योगिक इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।